तो साथियों, आज से हम आरआरबी जेईई 2024 का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग जो ब्रांच है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट डेली आपको सुबह 8 बजे देखने को मिलेगा। और आप सीबीटी 1 की तैयारी खुद सेल्फ स्टडी से ही कर रहे होंगे या फिर कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और दोस्तों, जो सीबीटी 2 की तैयारी है उसमें जो मेनली आपका पोर्शन रहेगा 100 नंबर का, जिसको जो आपके टेक्निकल आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग का। तो दोस्तों, उसकी सारी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हम आपको कराने वाले हैं। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करेंगे, ना तो कोई एक्स्ट्रा कुछ पढ़ेंगे और ना ही कुछ छोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग का, जो कि जिसमें कि आपके टोटल 10 चैप्टर दिए हुए हैं। ठीक है, 10 चैप्टर में से मैं डेली आपको 25 क्वेश्चन डेली कराऊंगा। ये कभी भी गैप नहीं होगा, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, कोई भी दिन हो, आपको डेली 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इन्हीं 10 चैप्टर से। और जो आपका आज का मैंने प्रैक्टिस सेट लिया है, इन्हीं 10 चैप्टर में से आपको टोटल 25 क्वेश्चन मैंने डिजाइन किए हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखेंगे। और दोस्तों, आप साथ ही साथ में इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहना। और जो भी आपको कॉन्सेप्ट मिस हो ना, उसको आप कहीं गूगल से या फिर किताब से, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। और दोस्तों, मैंने 25 क्वेश्चन के बाद में एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दिया है, तो उसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है जरूर बताना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज दी फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन इंसुलेटर। तो दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि जो फॉरवर्डिन एनर्जी गैप जो होता है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, वो कितना होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है दोस्तों, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको बता देते हैं अगर फॉरवर्डन एनर्जी गैप की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें फॉरवर्डन एनर्जी गैप बिटवीन सिलिकॉन, तो सिलिकॉन में होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम बात करें जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, जो जर्मेनियम, तो जर्मेनियम में होता है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दोस्तों, एक और हमारा बहुत ही फेमस सेमीकंडक्टर है जिसको हम बोलते हैं गैलियम आर्सेनाइड, और इसका फॉरवर्डन एनर्जी गैप जो होता है वो होता है 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उम्मीद है कि दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। A semiconductor doped with trivalent impurity is called। तो दोस्तों, जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जिसमें डोपिंग होती है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की, उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। और दोस्तों, इसी को जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो फिर इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोल देते हैं, या फिर पी टाइप या फिर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, या फिर हम बोल दें डोनर इम्प्योरिटी एन टाइप होती है। दोस्तों, इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। और अगर पी टाइप की बात करें तो उसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन मटेरियल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर है मेजॉरिटी कैरियर ऑफ। तो दोस्तों, जो पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो होते हैं आपके होल्स। ठीक है दोस्तों, और यदि बात करें हम एन टाइप की, तो एन टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी कैरियर में। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों, समय भी हमारे पास कम है, क्योंकि दोस्तों 25 क्वेश्चन में मैं उम्मीद करूंगा कि 25 से 30 मिनट के अंदर हम क्वेश्चन सोल्व करें, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में भी हमको टोटल 90 मिनट मिलेंगे और 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, इतना फास्ट करना है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपको यदि सरल लग रहे हो, तो दोस्तों ये मतलब आरआरबी जेईई के अकॉर्डिंग ही है। मैंने 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी जेईई इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो दिया था। तो हमारे पास आंसर की पड़ी है, तो उसमें मैंने देखा कि जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सिंपल होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। ज़्यादा आपको वो डेरिवेशन और फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को बनाते चले जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो दोस्तों, जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना,
तो इसका जो मोबिलिटी होगी यानी चालकता होगी वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्मी एनर्जी इज डिफाइंड एज दी एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज। तो दोस्तों जो फर्मी एनर्जी जो होती है, जो सबसे डिफाइंड एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द फास्टेस्ट मूविंग, तो फास्टेस्ट मूविंग कब होगी, जब हमारा 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर होगा, तब सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट फर्मी एनर्जी होगी। ठीक है दोस्तों, यानी फर्मी एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसकी जो मूवमेंट होगी वो सबसे फास्ट होगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर हैव एफिशिएंसी ऑफ। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है, 40.6%। यदि हम बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, तो फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी होती है जस्ट इसकी डबल, तो कितनी हो जाएगी, 81.2%। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आप डेली बेस पर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपका स्कोर जरूर इम्प्रूव होगा, और साथ में आप कॉन्सेप्ट भी अपने देखते रहिए। सिंबल ऑफ टनल डायोड, तो टनल डायोड का सिंबल कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है। दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है टनल डायोड में, तो ये ध्यान रखिए कि जो जहाँ पे इसका ये पतला वाला सिरा होता है, एन टाइप मटेरियल की तरफ जो होगा, वहाँ पर ये टनल टाइप की बनी होगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैव एड्रेस बस ऑफ। तो दोस्तों इसमें बताना है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसमें कितनी एड्रेस बस होती हैं। तो दोस्तों जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसमें टोटल 16 बिट एड्रेस बस होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, उसकी जो मेमोरी होती है वो 64 KB की होती है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिए। और ये हमारा 8 बिट डाटा बस है। अगर हम बात करें तो दोस्तों 8085 में जो हमारी डाटा बस होती है वो 8 बिट की होती है, और एड्रेस बस होती है वो 16 बिट की होती है। ये ध्यान रखना। यहाँ से टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं। इसकी मेमोरी कितनी होती है, 64 KB, और एड्रेस बस कितनी होती है, 16 KB की, 16 बिट की, और जो डाटा बस होती है वो 8 बिट की होती है। यहाँ से टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड भी होते हैं, इसको आप ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिवाइस दैट कैन कंट्रोल, दोस्तों इसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, शायद कहीं पर मिस हो गया है कुछ। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच इज अ वोलेटाइल मेमोरी। तो दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है कि जो आसानी से इरेज की जा सके, या फिर जो स्वतः इरेज कभी कभी हो जाती है। तो दोस्तों हमारी जो कैश मेमोरी होती है ना, एक तो कैश मेमोरी हो गई वोलेटाइल मेमोरी, और एक रैम भी हमारी वोलेटाइल मेमोरी ही होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पर। इन्वर्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इन्वर्टर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इन्वर्टर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों यह जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, इस पर काम करता है हमारा ट्रांसफार्मर, ये ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ रिले। तो रिले का मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो दोस्तों जो हमारी रिले होती है उसका मेन कंपोनेंट होता है कॉइल। तो दोस्तों जो हमारी कॉइल होती है रिले में, तो दोस्तों वो काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर। तो दोस्तों जितनी ज़्यादा कभी कभी करंट बढ़ जाती है, तो जो हमारी रिले होती है वो ऑटो शटडाउन में चली जाती है। मतलब कुल मिलाकर वो कॉइल पर ही काम करती है जो हमारी रिले होती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। IC 555 इन्वेंटेड वाज।
तो IC 555 किसने इन्वेंट किया था दोस्तों? ये हमारे सिलेबस में भी दिया गया है। RRB JEE का अगर यदि आप ऑफिशियल सिलेबस देखें तो उसमें दिया गया है। IC 555 के बारे में क्वेश्चन आपको एक जरूर देखने को मिलेगा। इसको अच्छे से पढ़ के जाना, किसने बनाया था, कब बनाया था, इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, इसके बारे में सारा आपको नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों मैं डेली IC 555 के बारे में क्वेश्चन एक एक करके डेली लाता रहूँगा, जिससे यदि आप हमारा ये सेशन फॉलो करते हैं डेली तो आपको कोई भी समस्या किसी भी क्वेश्चन में नहीं आने वाली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हंस आर कमेंजिंद। दोस्तों ये विदेशी नाम है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। 14th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द कंपोनेंट ऑफ IC 555 टाइमर। तो दोस्तों 555 टाइमर का तो आपको पता ही है कि जो उसका कंपोनेंट है ये दोस्तों पैसिव कंपोनेंट से बनता है। ये आपको ध्यान रखना, ना तो डायोड से बनेगा, ना ही ट्रांजिस्टर से बनेगा, ना ही सेमीकंडक्टर से बनेगा। तो रजिस्टर को मिलाकर बनता है ये हमारा IC 555 टाइमर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15th नंबर क्वेश्चन, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। मतलब ओम का नियम किस पर काम नहीं करेगा दोस्तों? यदि बात करें इलेक्ट्रोलिसिस तो दोस्तों इसमें काम करेगा ओम का नियम, आर्क लैंप में काम करेगा, वैक्यूम रेडियो बल्ब में भी काम करेगा। दोस्तों इंसुलेटर में आपको पता ही है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा तो ओम का नियम कैसे काम करेगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दी ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थिंग इज, मतलब अर्थिंग का क्या उद्देश्य होता है ये आपको बताना है। टू प्रोवाइड एज लो रेजिस्टेंस टू ग्राउंड। दोस्तों यही सबसे मेन यूज होता है आपकी जो घरों में अर्थिंग होती है, इंडस्ट्रीज में अर्थिंग होती है। टू प्रोवाइड एज लो रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस जितना लो होगा ना, कंडक्टिविटी उतनी ही हाई होगी। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी हमारा कभी कभी करंट एक्स्ट्रा जितना भी करंट होगा ना, वो एज सून एज पॉसिबल अर्थ में सारा करंट समाहित हो जाना चाहिए, नहीं तो हमारा जो भी डिवाइस होगा वो डैमेज हो सकता है, या फिर जो भी यूजर उसके यूज कर रहा होगा उसको हानि पहुंच सकती है। यानी कि टू प्रोवाइड एज लो रेजिस्टेंस टू ग्राउंड। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17th नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लेयर्स इन दी OSI रेफरेंस मॉडल। तो OSI रेफरेंस मॉडल में कितनी लेयर होती हैं दोस्तों? इसको मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है 2019 में RRB JEE इलेक्ट्रॉनिक्स में आया था। ठीक है, इसी में आया था RRB JEE 2019 में, आप आंसर की में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें वो टोटल 7 लेयर होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो होती है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर हो गई, और उसके बाद हो गई प्रेजेंटेशन, उसके बाद हो गई प्रेजेंटेशन, फिर हो गई सेशन, उसके बाद हो गई ट्रांसपोर्ट। दोस्तों यदि आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं इसको, 4 तो ये हो गई। उसके बाद होगी नेटवर्क, और उसके बाद हो गई हमारी डाटा लिंक, डाटा लिंक। उसके बाद फिजिकल लेयर, एक जो लास्ट बची है हमारी फिजिकल लेयर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, ये बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब 2019 में आ चुका है और इसके आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर काफ़ी चीज़ें समाहित होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द एल्स स्टेटमेंट इन C++। तो C++ में जो एल्स स्टेटमेंट होता है वो किसके लिए यूज होता है? क्योंकि दोस्तों आपको पता है सिलेबस में C++ दिया गया है, तो उससे ऑलरेडी क्वेश्चन बनना ही है, तो उसको आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बाकी प्रैक्टिस में करा ही रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा एग्जीक्यूट्स, यहाँ पे होगा व्हेन, एग्जीक्यूट्स व्हेन द इफ कंडीशन इज फॉल्स। मतलब जब कंडीशन फॉल्स हो, वहाँ पर इफ लगाना हो, तब हम एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं इन C++। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हैव द बैंड विड्थ ऑफ।
तो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की बैंडविड्थ कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 to 50 मेगा हर्ट्ज किलोमीटर, क्योंकि दोस्तों ये फ्रिक्वेंसी तो है नहीं जो हम सीधा मेगा हर्ट्ज लिख देंगे। तो दोस्तों ये हमारी है बैंडविड्थ। तो इसको हमेशा बैंडविड्थ को मीटर में नापते हैं, तो मीटर का एक मात्रक किलोमीटर भी होता है। तो 6 to 50 मेगा हर्ट्ज किलोमीटर होता है स्टेप इंडेक्स फाइबर की बैंडविड्थ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ट्रांसमीटर रिसीवर कॉम्बिनेशन इन द सैटेलाइट इज नॉन एज। मतलब कोई एक ऐसी डिवाइस बताइए जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों एक ही जगह पर कंबाइन हो, उसको क्या बोलेंगे? तो दोस्तों उसको तो ट्रांसपोर्टर बोलेंगे। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर, शायद ऊपर होगा। विच ऑफ दी बैंड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि कौन सा बैंड जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं, शायद आपको भी पता होगी, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है ना, इसमें हम माइक्रोवेव यूज करते हैं टू मेकिंग कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, माइक्रोवेव यूज करेंगे। तो दोस्तों ये तो तीनों आपकी माइक्रोवेव जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें आपको मिलती ही हैं, लेकिन जो आपकी मेगा हर्ट्ज होती है ना वो माइक्रोवेव में नहीं आती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, मॉड्यूलेशन इज दी टाइप्स ऑफ। मॉड्यूलेशन कितने प्रकार का होता है? एक तो एनालॉग मॉड्यूलेशन हो गया, डिजिटल मॉड्यूलेशन हो गया, पल्स मॉड्यूलेशन हो गया और स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। तो ये चारों टाइप होते हैं मॉड्यूलेशन के, तो ध्यान रखना आप। दोस्तों मेरा मतलब है क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन ना कराना, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा देना, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं कोई गलत भी लिख के आ सकता था और दोस्तों वो आपको बार बार उस गलत क्वेश्चन को पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब इसलिए मैंने चारों लिख के ले आया, एनालॉग मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन और स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। तो ये चारों टाइप होते हैं मॉड्यूलेशन के, ये आपको ध्यान रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिलिंग डाटा बिटवीन इम्पल्सिस इन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इज नॉन एज। जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इंटरपोलेशन। मतलब जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में डाटा फिल किया जाएगा बिटवीन इम्पल्सिस, उसको क्या, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंटरपोलेशन नाम देते हैं उसको। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। तो दोस्तों ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, शायद आपको पता भी होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो जो और नॉर हो गया, जो हमारा यूनिवर्सल गेट जो होता है उसका दोस्तों ये होता है नैंड और नॉर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यूनिवर्सल गेट इनको क्यों बोलते हैं? अब यहाँ पर आप देखिए, नैंड जो है नोट और एंड से मिलकर बना है, नोर जो है नोट और से मिलकर बना है, यानी कि इन दोनों गेटों का यूज करके हम सारे गेट बना सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। ये चीज़ आप ध्यान जरूर रखना। द लॉजिक गेट दैट प्रोवाइड्स हाई आउटपुट फॉर सेम इनपुट। ऐसे लॉजिक गेट का नाम बताइए जो हाई आउटपुट देता है उसी सेम इनपुट पर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इसमें कौन सा होना चाहिए? तो आपका हो जाएगा एक्स नॉर। ठीक है, जो एक्स नॉर गेट आपका होता है वो लॉजिक गेट दैट प्रोवाइड्स हाई आउटपुट फॉर सेम इनपुट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक्स नॉर हो जाएगा। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन मैं करा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों उसके लिए फिर आपको समय भी चाहिए। हमारे पास समय की बाउंडेशन है, क्योंकि दोस्तों टोटल 25 क्वेश्चन करने हैं और मैंने मतलब ये निर्धारित कर रखा है कि 25 मिनट के अंदर करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए और इसको आप अच्छे से, जैसे आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप बुक से देख लीजिए, नेट से देख लीजिए, यूट्यूब से देख लीजिए। दोस्तों भरमार है नॉलेज की हर जगह, लेकिन दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करना चाहिए अपना। दोस्तों आज का जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंप्लीफिकेशन लॉ।
इसमें कौन सा सिंप्लीफिकेशन लॉ है इसको आपको बताना है दोस्तों। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और यदि आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो ना दोस्तों, प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों इसी तरह की प्रैक्टिस में रोज डेली आपको 8 AM पर मिलेगी, ठीक है दोस्तों। और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।